Oh, this is gonna be a long day. I know. कल तक एक भारतीय इंजीनियर को अमेरिका जाने के लिए जो वीजा फीस देनी पड़ती थी वो थी लगभग $5,000 और आज $1,00,000 यानी पूरे 88 लाख रुपए। 19 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ एक प्रोक्लेमेशन पर साइन नहीं किया, उन्होंने भारतीय सपनों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बीच एक 88 लाख की दीवार खड़ी कर दी। यह एक ऐसा फाइनेंशियल बम है जिसकी गूंज दलाल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक सुनाई दे रही है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, इसे ऐसे समझिए 2024 में अमेजन को सबसे ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा H1B वीजा मिले। इस नई पॉलिसी के तहत अब अमेजन को ही $1 अरब से ज्यादा सिर्फ वीजा फीस में देने होंगे। और हमारी IT कंपनियों का क्या? ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अनुसार उनकी अर्निंग पर शेयर 6% तक का सीधा असर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों कर्मचारियों की नौकरियों और उनके परिवारों पर मंडराता हुआ खतरा है। और सबसे दिलचस्प बात, या यूं कहूं कि सबसे विडंबना भरी बात यह है कि 70% से ज़्यादा H1B वीजा होल्डर्स भारतीय हैं। जब आपकी सिलिकॉन वैली का भविष्य ही भारतीयों के कंधों पर टिका हो तो आप उन्हीं कंधों पर इतना भारी बोझ क्यों डाल रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी है या फिर यह भारतीय प्रतिभा पर लगाया गया एक नया टैलेंट टैक्स है? और सबसे अहम सवाल, क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मानवीय परिणामों वाली प्रतिक्रिया इस इकोनॉमिक वॉरफेयर के सामने काफी है? दोस्तों, H1B वीजा कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, यह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और उतना ही कंट्रोवर्शियल वर्क वीजा है। इसका असली स्ट्रक्चर क्या है? सालाना कोटा सिर्फ 65,000 रेगुलर वीजा, मास्टर डिग्री के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 85,000 का कोटा। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। इन 85,000 वीजा के लिए हर साल लाखों एप्लीकेशन आती है। यह एक लॉटरी सिस्टम है जहां आपकी PhD की डिग्री भी आपके लक्ष्य से ज्यादा मायने नहीं रखती। द बिजनेस मॉडल एंड द कंट्रोवर्सी, यह सिस्टम कंपनियों को स्किल्ड वर्कर्स को अपेक्षाकृत कम वेतन पर हायर करने की अनुमति देता है। H1B की न्यूनतम सैलरी $60,000 है, जबकि उसी काम के लिए एक अमेरिकी टेक वर्कर को $1,00,000 से भी ज्यादा मिलते हैं। यहीं से यह विवाद शुरू होता है कि क्या यह प्रोग्राम अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कि 1990 से लेके अभी तक इसका सफर कैसा रहा। 1990 में इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 अमेरिका का दुनिया के लिए एक खुला निमंत्रण था, आओ हमारे साथ इनोवेट करो। Y2K संकट के दौरान तो भारतीय इंजीनियर अमेरिका के लिए किसी संकट मोचक से कम नहीं थे। सन 2000 में द IT बूम एरा, यानी कि IT क्रांति का युग, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये सब उसी दौर के हैं। तब H1B मिलना उतना ही आसान था जितना आज मुश्किल है। अप्रूवल रेट 19% के आसपास थे। 2008 से 2016 तक द टर्निंग पॉइंट। 2008 की मंदी के बाद अमेरिका में नैरेटिव बदल गया, जॉब्स गोइंग टू फॉरेनर्स। ये स्लोगन एक राजनीतिक हथियार की तरह बन गया। 2017 से 2021 में ट्रम्प 1.0 अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का यह प्रीव्यू था। 10 ईयर रेट 6% से बढ़कर 24% हो गई। यह एक स्पष्ट वार्निंग शॉट था कि अच्छे दिन खत्म हो गए। 2021 से 2025 में द बाइडेन हनीमून एंड द सडन शॉक। बाइडेन के दौर में थोड़ी राहत मिली, लेकिन 19 सितंबर 2025 को ट्रंप ने वापसी के साथ ही यह प्रोक्लेमेशन साइन करके सबको हिला दिया। ये फैसला इतना अचानक था कि नेस्कॉम ने भी कहा कि एक दिन की डेडलाइन व्यवसाय और पेशेवरों के लिए भारी अनिश्चितता पैदा करती है। अब बात करते हैं नंबर्स की। भारत 70% H1B वीजा होल्डर के साथ भारत का इस पर एकाधिकार है। चीन लगभग 11 से 12% के साथ बहुत पीछे। इसका मतलब है यह पॉलिसी भले ही पूरी दुनिया के लिए हो, लेकिन इसका एपिक सेंटर भारत। अब जरा देखते हैं इन कंपनियों का। इसमें अमेजन 10,000 वीजा के साथ सबसे आगे, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल आते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट पर।
अब जरा इसके वित्तीय असर का अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है। सिर्फ अमेजन को ही लीजिए, जिसे 10,000 से ज्यादा वीजा मिले थे इस नई फीस के हिसाब से। अमेजन पर $1 अरब का सालाना बोझ पड़ेगा और टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों पर भी सैकड़ों मिलियन डॉलर का सीधा असर पड़ेगा। और विडंबना देखिए, ग्रेपक्रॉफ्ट पार्टनर्स के फाउंडर ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 10 सालों में एक भी ऐसी स्टार्टअप कंपनी में निवेश नहीं किया है जो ये फीस दे सके। इसका मतलब साफ है, ये फैसला सिर्फ बड़ी कंपनियों की ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की कमर तोड़ने वाला है। तो फिर अमेरिका की असली रणनीति क्या है? सतह पर तो यह सिस्टम में सुधार जैसा दिखता है, लेकिन इसकी परतें कहीं ज्यादा गहरी है। यह एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी हो सकती है। पहला मकसद आर्थिक हथियार, 1 लाख की फीस से सीधा राजस्व। अगर सिर्फ 50,000 वीजा भी प्रोसेस हुए तो अमेरिकी सरकार को मिलेंगे पूरे $5 बिलियन। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, अपनी निर्भरता का डर। अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि भारतीय टैलेंट पर 71% की निर्भरता किसी भी देश के लिए एक स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी यानी कि एक रणनीतिक कमजोरी है। यह उस कमजोरी को कम करने का एक पैनिक मूव हो सकता है। तीसरा मकसद है सैलरी बचाने का दिखावा। यह फीस लगाकर कंपनियों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अमेरिकी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी दें। यह वेज पैरिटी यानी वेतन में समानता लाने की एक आक्रामक कोशिश है। और चौथा जो हमेशा होता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग। अपने वोटर्स को यह दिखाना कि देखो मैं तुम्हारी नौकरियां बचा रहा हूं। तो दोस्तों, द बिगर पिक्चर यह है कि सिर्फ इमिग्रेशन रिफॉर्म नहीं है, यह एक खुला इकोनॉमिक वॉरफेयर है। अमेरिका का संदेश साफ है, हमें आपका टैलेंट चाहिए लेकिन अब हमारी शर्तों पर। अब बात करते हैं भारत पर इसका प्रभाव क्या है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा तो आप बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं। इस फैसले का असर भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने की जड़ें हिला देगा। पहला हमला हमारे परिवारों पर। दशकों से H-1B वीजा अमेरिका में बसने का एक गेटवे रहा है। इस गेट के बंद हो जाने से लाखों परिवारों के सपने टूटेंगे, यह एक मानवीय संकट है। दूसरा हमला हमारे युवाओं के भविष्य पर। सोचिए उन लाखों छात्रों के बारे में जिन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी के लिए लाखों का लोन लिया है, उन कोचिंग संस्थानों के बारे में और स्टडी एब्रॉड कंसल्टेंसी के पूरे सेक्टर के बारे में। ये सब कुछ एक झटके में खतरे में आ गया। तीसरा हमला हमारे शहरों की अर्थव्यवस्था पर। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे IT कॉरिडोर्स में प्रॉपर्टी की मांग में भारी गिरावट आ सकती है। यह भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका होगा। चौथा हमला गांव-गांव तक। भारत को मिलने वाले $129 बिलियन के रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा H-1B वर्कर से आता है। इसका असर शहरों से लेकर गांवों तक महसूस होगा। और पांचवा हमारे समाज पर। शादी के बाजार की प्राथमिकताएं और सामाजिक स्टेटस के सिंबल, यह फैसला सब कुछ बदल कर रख देगा। भारत सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कम और बहुत देर से। इतने बड़े आर्थिक हमले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? बेहद शांत, बेहद नपी तुली। ME ने कहा कि इसके मानवीय परिणाम होंगे, लेकिन सवाल यह है कि इतना नरम प्रतिक्रिया क्यों? इसके पीछे है स्ट्रेटजिक कंपल्सन यानी रणनीतिक मजबूरियां। एक तरफ है $190 बिलियन का व्यापार, रक्षा सौदे और चीन के खिलाफ क्वाड जैसा गठबंधन। भारत इस कूटनीतिक शतरंज की बिसात पर हर कदम फूक फूक कर रख रहा है, लेकिन सवाल अपनी जगह बना हुआ है। क्या डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स यानी कूटनीतिक शराफत हमेशा सही रणनीति होती है? तो अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। हाथ पर हाथ धर कर बैठना कोई विकल्प नहीं, यह है भारत की जवाबी रणनीति। सबसे पहले तो हमें कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर तुरंत पलटवार करना होगा। कूटनीतिक मोर्चे पर WTO में इसे एक ट्रेड डिस्प्यूट के रूप में फाइल करें और G20 जैसे मंचों पर अमेरिका को घेरें। आर्थिक मोर्चे पर रेसिप्रोकल एक्शन ले, यानी भारत में काम कर रही अमेरिकी कंसल्टिंग फर्मों पर इंडिया एंट्री फीस लगाएं। और तीसरा, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे अल्टरनेटिव मार्केट्स पर मिशन मोड में काम शुरू करें। चौथा कदम, अपने ही देश में अवसरों का हब बनाना। इसका एक उदाहरण है इंडिया स्टैक को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना और 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स का लक्ष्य रखना।
और पांचवा एक स्किल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन लाना, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक और स्पेस टेक में भारत को दुनिया का लीडर बनाना। और छठा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल रिमोट वर्क हब बनाना। और अंत में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य एक प्रोडक्ट नेशन बनना। अब सर्विस नहीं, प्रोडक्ट बनाने पर फोकस। भारत के अपने व्हाट्सएप, सैप और AWS जैसे अल्टरनेटिव्स तैयार करना। भारत को एक एजुकेशनल सुपर पावर बनाना जहां 50 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी हो। और नवा अमेरिका पर अपनी निर्भरता को 70% से घटाकर 25% पर लाना और $500 बिलियन की घरेलू टेक इकोनॉमिक बनाना। तो दोस्तों इस वीडियो के निष्कर्ष पर बात करते हैं। दोस्तों यह H1B फीस में बढ़ोतरी हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। इतिहास गवाह है कि 1991 के आर्थिक संकट ने हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दिया है। 1998 के परमाणु प्रतिबंधों ने हमें टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस सिखाया। 2020 के चीनी हमले ने हमें आत्मनिर्भर भारत का रास्ता दिखाया। 2025 का यह H1B संकट हमें इनोवेशन सुपर पावर बनने पर मजबूर कर सकता है। ट्रंप ने अनजाने में हम पर सबसे बड़ा उपकार किया है। उन्होंने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। अब चुनाव स्पष्ट है, पैनिक करें या प्लान बनाएं, निर्भर रहें या आत्मनिर्भर बने, ब्रांड ड्रेन जारी रखें या इसे ब्रांड गेन में बदले। मेरा संदेश भारत के युवाओं के लिए है, अमेरिका सिर्फ एक ऑप्शन है, आपके डेस्टिनेशन नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपने देश को उस स्तर पर ले जाए जहां दुनिया टैलेंट के लिए हमारे पास आए। क्या आप भारत को एक ग्लोबल टेक सुपर पावर बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है? कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा समाधान सबसे यथार्थवादी लगता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। धन्यवाद।